हेलो एवरीवन, दिस इज़ एवी। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉसिल एंजियोस्पर्म। इसे हम काफ़ी शॉर्ट एंड स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं और यकीन मानिए ये लेक्चर ख़त्म होने तक आपको ये टॉपिक बिल्कुल लर्न हो जाएगा, वो भी डायग्राम्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक फॉसिल एंजियोस्पर्म। ये जो फॉसिल एंजियोस्पर्म है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दो वर्ड्स हैं, पहला फॉसिल, दूसरा एंजियोस्पर्म। जो पहला वर्ड है फॉसिल, इसके बारे में हम सब जानते हैं। अ फॉसिल इज द प्रेजर्व्ड रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। ये डेड ऑर्गेनिज्म के प्रेजर्व्ड रिमेन्स होते हैं। ये जो फॉसिल होता है, ये लैटिन वर्ड फॉसिल इससे मिलके बना होता है, जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है टू समथिंग डग अप, यानी खोदना। फॉसिल गिव क्लूज अबाउट organisms that live long ago. They also provide evidence about how Earth's surface has changed over time. ये जो फॉसिल होते हैं, इनसे हम जो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके बारे में क्लूज फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि उनके हेरेडिटरी करेक्टर्स, उनके हैबिट एंड हैबिटेट। इसके अलावा हमारी अर्थ सरफेस एंशिएंट टाइम से प्रेजेंट टाइम तक उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, हम उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं फॉसिल की मदद से। इसके अलावा हम अर्थ सरफेस एंशिएंट टाइम्स पे अर्थ सरफेस में क्या क्या जियोलॉजिकल चेंजेस हुए होंगे, क्या क्या एनवायरमेंटल चेंजेस हुए होंगे, उन सब के भी एविडेंस फॉसिल हमें प्रोवाइड करता है। इसके आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म, जैसे कि हम सब जानते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इसमें एंक्लोज्ड सीड्स पाई जाती है। ये फ्रूट एंड फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है फॉसिल एंजियोस्पर्म। फॉसिल एंजियोस्पर्म, इसको मैं आपको रफ लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है एंजियोस्पर्म के फॉसिल। इसी से हम इसके डेफिनेशन को डिराइव करेंगे। तो फॉसिल एंजियोस्पर्म होते हैं प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ डेड एंजियोस्पर्म प्लांट्स इज नोन एज फॉसिल एंजियोस्पर्म्स। आपको सिंपल सी एक बेसिक टर्म याद रखनी है, एंजियोस्पर्म के फॉसिल। इसी से आप इसकी डेफिनेशन को डिराइव कर सकते हैं। अब हम कुछ फॉसिल एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सम ऑफ द फॉसिल एंजियोस्पर्म्स आर, पहला हम पढ़ेंगे सेपिंडोप्सिस। ये है आपका सेपिंडोप्सिस। अच्छा, आगे हम जो भी फॉसिल एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे, एक चीज़ आप उसमें ध्यान रखिएगा, आपको उन सबके पीरियड्स जरूर याद रहने चाहिए। Sepindopsis, that is Sepindus-like, is an extinct form of leaves of Cretaceous period. They are considered similar to soapberry. They resembles to family Plantaceae. ये जो सेपिंडोप्सिस वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है सेपिंडस लाइक। जो सेपिंडस वर्ड हम सोपबेरी प्लांट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट्स एन एक्सटिंक्ट फॉर्म ऑफ लीव्स ऑफ क्रिटेशियस पीरियड। ये एक्सटिंक्ट फॉर्म ऑफ लीव्स होती है, इसका पीरियड याद रखना बहुत जरूरी है, क्रिटेशियस पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये सोपबेरी के सिमिलर होते हैं, सोपबेरी प्लांट से सिमिलर होते हैं। ये प्लांटेनेसी फैमिली से भी रिसेंबल करते हैं। इसकी टाइप स्पीसीज है सेपिंडोप्सिस मैग्नीफोलिया। सेपिंडोप्सिस मैग्नीफोलिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब हम देखते हैं इसकी लीव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें 3 to 6 लीफलेट्स पाई जाती है। अब इसकी वेनेसन की बात करें, पिन्नेट वेनेसन, यूकेम्प्टोड्रोमस टू ब्रोंकाइडोड्रोमस वेनेसन। यूकेम्प्टोड्रोड्रोमस वेनेसन एंड ब्रोंकाइडोड्रोमस वेनेसन में डिफरेंस ये होता है कि जो यूकेम्प्टोड्रोड्रोमस वेनेसन होती है, यूकेम्प्टोड्रोमस वेनेसन जो होती है, इसमें पैरेलल वीन्स होती है और कोई पैटर्न नहीं देखने को मिलता, हमें ऑब्जर्व नहीं होता है। जबकि हम ब्रोंकाइडोड्रोमस वेनेसन की बात करें तो इसमें हमें जो वीन्स होती है उसमें एक यूनिक ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिलता है। इसके आगे हम बात करें तो इसमें टर्सरी वीन्स पाई जाती है। सेपिंडोप्सिस का एक सिंपल सा डायग्राम है। ये डायग्राम आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, काफ़ी सिंपल सा डायग्राम है और आपको यही बनाना है एग्ज़ाम में। देखिए, ये जो बॉटनी होती है, इसमें हमें कोई कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे बुक्स में या कहीं गूगल सर्च करेंगे तो काफ़ी आपको कॉम्प्लेक्स डायग्राम देखने को मिलेंगे, पर जो हमारा सब्जेक्ट है बॉटनी, इसमें कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें एक ऐसा सिंपल सा डायग्राम बनाना है जो हमारा डायग्राम जल्दी से बन जाए और जो हमारा डायग्राम के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब उसमें रिफ्लेक्ट होने चाहिए और वो वेल लेबल्ड होना चाहिए। सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज़ को हमें ध्यान में रखना है, सारी की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स उस डायग्राम में रिफ्लेक्ट होने चाहिए और दूसरा वेल लेबल्ड होना चाहिए। तो
और हर कोई आर्टिस्ट नहीं होता, हर कोई एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं बना पाता, और हम बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा तो आप एक सिंपल डायग्राम बनाएं। अब ये देखिए, ब्रोंकाई डोड्रोमस वेनेसन कुछ इस प्रकार का होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा फॉसिल है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये है होमोजाइलन राजमेलेंस। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉसिल है। इट इज़ ऑफ जुरासिक पीरियड से बिलोंग करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीरियड हमें याद रखना है जैसे कि मैंने आपको बताया था। इट इज़ अ पीस ऑफ सेकेंडरी वुड, अ फॉसिल फ्रॉम द राजमहल हिल्स इन बंगाल टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कैलकाता। इट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन बॉटनिस्ट डॉक्टर बीरबल साहनी। ये जो दो पॉइंट्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला कि ये एक सेकेंडरी वुड का एक पीस है, ये हमें कहाँ से मिला था? राजमहल हिल से मिला था, जो कि बंगाल में है, इसलिए इसका नाम भी पड़ा है। इसलिए इसके नाम में हमें एक टर्म देखने को मिल रही है, राजमहल हिल्स, ये इसी से आई है। इसे इंडियन बॉटनिस्ट डॉक्टर बीरबल साहनी ने डिस्क्राइब किया था। अब हम इसके वुड के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। इट रिसेंबल्स टू जिम्नोस्पर्म्स इन हैविंग नो वेसल्स। ये कुछ जिम्नोस्पर्म से रिसेंबल करता है क्योंकि इसमें वेसल्स नहीं पाए जाते। बट द ट्रेचेड वॉल्स bear a mixture of scalariform and circular pits as found in family Winteraceae। पर जो इसके ट्रैकेड वॉल्स होते हैं इसमें आपको स्केलेरिफॉर्म एंड सर्कुलर पिट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि विंटरेसी फैमिली में देखने को मिलते हैं। अब हम इसके डायग्राम को देखेंगे। यह है इसका टीएस ऑफ कॉर्टेक्स, जिसमें आपको थिक वॉल्ड सेल मिलेगा और बाहर आपको कॉर्टिकल सेल्स देखने को मिलेंगे। उसी तरह टीएस ऑफ सेकेंडरी वुड कुछ इस तरह का होता है जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट फॉसिल की तरफ कंटिन्यू करते हैं। इसका नाम है फर्क्यूला ग्रेन्युलीफेरा। इट बिलोंग्स टू ट्राइएसिक पीरियड। ये ट्राइएसिक पीरियड से बिलोंग करता है। सेकेंडरी वेन्स अराइज फ्रॉम फॉग्ड मिडरिप। बिटवीन द सेकेंडरी वेन्स इंटरकोस्टल वेन्स आर प्रेजेंट विच जॉइन टुगेदर टू फॉर्म आ रेटिक्यूलम। देखिए, अब इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें सेकेंडरी वेन्स जो होती है वो फॉग्ड मिडरिप से अराइज होती है। फॉग्ड मिडरिप है, वहाँ से सेकेंडरी वेन्स अराइज हुई। अब उन सेकेंडरी वेन्स के बीच में इंटरकोस्टल वेन्स पाई जाती हैं। उन इंटरकोस्टल वेन्स, ये सारी जो इंटरकोस्टल वेन्स होती है, ये आपस में ज्वाइन हो जाती है और रेटिकुलम फॉर्म करती है। इसको मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी आपको एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं फॉग्ड मिडरिप है, यहाँ से सेकेंडरी वेन्स अराइज हुई, सेकेंडरी वेन्स के बिटवीन इंटरकोस्टल वेन्स प्रेजेंट होती है। अब ये सारी इंटरकोस्टल वेन्स ज्वाइन होगी और रेटिकुलम फॉर्म कर लेगी। तो काफ़ी प्रेजेंटेटिव फॉर्म में मैंने ये नोट्स बनाए हैं। आपका लेक्चर ख़त्म होने तक पूरा टॉपिक अच्छे से लर्न हो जाएगा। अब हम इसके स्टोमाटा के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इसका जो स्टोमाटा होता है, गार्ड सेल की सरफेस की बात करें तो ये थिनली क्यूटिनाइज्ड होती है। सरफेस ऑफ गार्ड सेल इज थिनली क्यूटिनाइज्ड। इरेगुलरली स्कैटर्ड स्टोमाटा संकन इन द लोअर सरफेस। स्टोमाटा होता है वो इरेगुलरली स्कैटर्ड होता है। स्टोमाटा की जो लोअर सरफेस होती है वो आपको संकन होती है। अब हम इसके डायग्राम पे आ जाते हैं। तो ये है लीफ ऑफ फर्क्यूला ग्रेन्युलीफेरा। कुछ इस टाइप की लीफ आपको देखने को मिलती है। इसमें एक्यूट एपेक्स होता है, बाइफर्केट लेमिना होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फॉसिल पे, विच इज एनिग्मोकार्पन। एनिग्मोकार्पन, पहले हम इसके फ्रूट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। इसका फ्रूट जो होता है वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, वो ग्लोबुलर होते हैं। इनमें 6 to 8 सीड्स पाई जाती है। इसे इंडिया के डेक्कन सिटी से डिस्कवर्ड किया गया था, डिस्कवर्ड फ्रॉम डेक्कन सिटीज ऑफ इंडिया। साथ ही इसमें जो प्लेसेंटा होता है, रेफी होती है, फ्रूट वॉल होता है, वो स्पंजी होते हैं। ये थे हमारे एनिग्मोकार्पन के कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमें इतने ही कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। अब हम इसमें इसके फ्रूट के डायग्राम को स्टडी करेंगे। तो ये है फ्रूट ऑफ एनिग्मोकार्पन, ये है इसकी सीड्स। तो यहाँ हमारे फॉसिल एंजियोस्पर्म्स खत्म होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म। कैसे एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स
टू द प्रेजेंट टाइम। तो पहले हम देखते हैं इसके पास्ट में, हमें इवोल्यूशन को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के पास्ट में जाना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं लोअर क्रेटेसियस पीरियड की। जब लोअर क्रेटेसियस पीरियड था तो ये एंजियोस्पर्म काफ़ी स्कैंटी थे। In the lower Cretaceous period, angiosperms were scanty. Lower Cretaceous and Jurassic. Angiosperms lived mostly on the mountains where fossilization conditions were unfavorable. तो ये काफ़ी स्कैंटी थे। इसका रीज़न भी हमें नेक्स्ट पॉइंट में ही पता चल गया है। उसका मेन रीज़न थे फॉसिलाइजेशन कंडीशंस वर अनफेवरेबल। फॉसिलाइजेशन कंडीशंस वर अनफेवरेबल। दूसरा, ये कहाँ पाए जाते थे क्रेटेसियस पीरियड और जुरासिक पीरियड के दौरान? तो ये माउंटेन्स पे पाए जाते थे। इसके आगे हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं मिड क्रेटेसियस पीरियड की। इन मिड क्रेटेसियस पीरियड वेजिटेशन ऑफ अर्थ सडनली चेंज्ड। एज अ रिजल्ट एंजियोस्पर्म अपीयर्स इन लार्ज नंबर एंड वेराइटीज एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिड क्रेटेसियस पीरियड में अर्थ की वेजिटेशन सडनली चेंज हुई और यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था एंजियोस्पर्म के स्प्रेड होने का। इसी के साथ मिड क्रेटेसियस पीरियड से ही एंजियोस्पर्म लार्ज नंबर और वेराइटीज में स्प्रेड हो गए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। हमने जो भी इवोल्यूशन पढ़ा, अब मैंने उसको छोटे से फ्लो चार्ट में आपके लिए रिप्रेजेंट कर दिया है। लोअर क्रेटेसियस पीरियड, एंजियोस्पर्म स्कैंटी, देन व्हेन वी कम टू मिड क्रेटेसियस पीरियड इट स्प्रेड्स इन लार्ज नंबर। व्हाई? ड्यू टू चेंज इन वेजिटेशन ऑफ अर्थ सरफेस। ओके, तो ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म। अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नॉलेज ऑफ फॉसिल इज बेस्ड ऑन लीव्स, पेट्रिफाइड स्टेम्स एंड सेवरल लार्ज स्पेसिमेन ऑफ पाम लीव्स। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज, तो आपका आंसर होगा पैलियोंटोलॉजी। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक फॉसिल एंजियोस्पर्म कंप्लीट होता है। इस टॉपिक के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक फॉसिल एंजियोस्पर्म आपको समझ में आया होगा और साथ ही आपको लर्न भी हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच।